हेलो एवरीवन, आज 23 जून 2025 द हिंदू के हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। सबसे पहला होगा कि अमेरिका का ईरान पर हमला, जो अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में ईरान पर अटैक किया उसके बारे में देखेंगे। दूसरा होगा भारत का जो क्वांटम संचार है उसमें एक नई पहल की जा रही है। भारत का बढ़ता तेल आयात, तो भारत में जो तेल की कमी है वो नज़र आ रही है और इसी वजह से जो ईरान के साथ हमारा तेल आयात चल रहा था, मतलब तेल आयात करते थे, वो अब उसमें कमी आने लगी है। तो इसी वजह से भारत ने अब नए अपने जो मतलब इंपोर्ट कंट्रीज़ है उसकी तरफ रुख किया है। और चौथी न्यूज़ होगी कि INS तमाल नौसेना में शामिल, मतलब ये एक नया हमारा जो नौसेना का एक विमान है तो उसको शामिल किया गया है नौसेना में। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, US बॉम्ब्स 3 की ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, मतलब जो US है उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान के उस पर अटैक कर दिया है। और उसमें जो है उनकी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान, तो ये 3 प्लेसेस शामिल हैं। यहाँ पर मैप में भी आप देख सकते हैं। तो ये बात है 22 जून 2025 की। ईरान के जो 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं फोर्दो, नतांज और इस्फहान, इस पर हवाई अटैक किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका ने अपना B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और GBU 57 अपने इस मतलब कि बंकर सिस्टम बंकर बस्टर बम का उपयोग किया है, जो कि भूमिगत मतलब जो अंडरग्राउंड ठिकाने होते हैं उन पर अटैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये विशेष टेक्नोलॉजी जो है वे अमेरिका के पास है और अमेरिका ने अब इसका यूज़ किया है ईरान पर। इसी बीच जो ईरान और फिर अमेरिका के तनाव भी अब बढ़ते नज़र आ रहे हैं और ईरान जो है इन हमलों की निंदा कर रहा है, क्योंकि वहाँ के जो विदेश मंत्री है अब्बास, उन्होंने कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उसका उल्लंघन किया गया है। जो भी उनके बीच पहले समझौते हुए थे उसको मतलब तोड़कर अमेरिका ने ईरान की तरफ रुख किया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए सभी विकल्प खुले रखने की बात कही है। यहाँ तक कि हो सकता है उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब की बात भी करी हो कि हम न्यूक्लियर विस्फोट या न्यूक्लियर बॉम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नुकसान का सटीक आकलन या रेडिएशन लीक होने की कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है IAEA, तो उन्होंने क्या कहा है कि जो हमले हैं उसके बाद साइटों के बाहर रेडिएशन स्तर में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो ये परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा अभी तक कोई भी रेडिएशन नहीं बढ़ा है। जो ईरान है अब इस चीज़ का बदला लेने के लिए तैयार है। तनाव के प्रमुख कारण क्या है? अब देखिए ये तनाव इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। तो ये बात पहले तो जो मतलब ईरान और इजराइल के कुछ आपसी जो मतलब कि जो धार्मिक मामले थे उसको लेकर भी कुछ विवाद जब बढ़ते गए। इतिहास में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ईरान और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन फिर 1979 में इस्लामी क्रांति आती है। उस क्रांति के बाद जो ईरान है वो इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर देता है। तो इसी वजह से उनके तनाव बढ़ने नज़र आ जाते हैं। और फिर इजराइल को पता था कि ईरान के पास न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसका संवर्धन करने की शक्ति है। तो इसी वजह से इजराइल को ये खतरा था कि कहीं हमारे ये जो तनाव है कहीं युद्ध में बदल जाए, तो फिर जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह से फिर एक तरफ इजराइल और USA के संबंध बहुत अच्छे थे, उनके आपसी संबंध अच्छे चल रहे थे, दोनों एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो USA की पार्लियामेंट है वहाँ पर खुलेआम मतलब पब्लिकली ये बात कही जाती है कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उसकी मतलब जो भी वो काम करेगा उसका हम साथ देंगे। हालांकि जो इजराइल है उसने गाज़ा में बहुत ही अमानवीय जो संकट है वहाँ पर पैदा किया हुआ है। वहाँ की नाकाबंदी करके वहाँ तक लोग मतलब कि इतना ज़्यादा वहाँ पर अकाल पड़ चुका है, लोग भूखे मरने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इसी तरह जो इजराइल और अमेरिका एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका ने अभी भी इजराइल का समर्थन करने के लिए ही ईरान पर अटैक किया है। और इसके ये जो प्रमुख कारण है, पहले तो जो ईरान इजराइल का आपसी संघर्ष था, तो राष्ट्रपति जो ट्रंप है उन्होंने कहा है कि इन हमलों को सफल बताया। उन्होंने कहा ये हमले हमारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। ईरान को ये चेतावनी भी दी है कि अगर जवाबी कार्रवाई की स्थिति में और बड़े हमले होंगे तो इससे और ज़्यादा क्षेत्रीय तनाव बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर ईरान अटैक करता है अमेरिका या इजराइल पर, तो अमेरिका उसको धमकी देता है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, तनाव और ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। तो ये ऐसे भी आसार लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की भी संभावना है।
क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव क्या पड़े इसके, ये जो भी अटैक और ये युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो इसमें तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ईरान के पास तेल भंडार सबसे ज़्यादा है और वहाँ की जो तेल आपूर्ति बहुत सारे देशों में की जाती है, तो उन सभी देशों पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। भारत भी उन्हीं में से एक है। ईरान ने जो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है, क्योंकि ईरान को पता है कि हमारे पास तेल जो है, तेल भंडार सबसे ज़्यादा है। अगर हम तेल आपूर्ति को ही बाधित कर देंगे तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें मतलब पूरे जो वैश्विक स्तर पर है वो कीमतें बढ़ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं पर भी असर पड़ रहा है, जैसे कि रूस एक तरफ है, चीन और हमास जैसे देशों ने अमेरिकी हमलों की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की है और इजराइल ने इसका समर्थन किया, क्योंकि इजराइल और अमेरिका आपस में मिले जुले हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे का ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने कहा है कि ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, क्योंकि इधर ईरान को रशिया चाइना भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के कुछ ऐसे परमाणु ठिकाने हैं जो कि रशिया के द्वारा बनाए गए हैं, मतलब संचालित किए जाते हैं ईरान में। तो अब अगर रशिया के किसी भी ऐसे ठिकाने पर अटैक होता है तो फिर रशिया भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। हवाई क्षेत्र पर प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। मध्य पूर्व के कई देश जिसमें ईरान, इराक और इजराइल, उनके हवाई क्षेत्र की जो उड़ानें हैं उनको एक बार बंद कर दिया गया है, जिससे जो वैश्विक उड़ान प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो कहीं भी जो फ्लाइट्स जाती हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू होकर भी जाती होंगी। तो इसी तरह से इन्होंने अपनी जो भी हवाई क्षेत्र है उसकी संचालन को एक तरह से बंद कर दिया गया है और वहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ के जो वहाँ पर नागरिक रहते हैं उनकी जान को भी खतरा है। हालांकि जो ईरान है वो भारत और जो बाकी कंट्रीज़ के जो भी वहाँ पर सिटीज़न हैं उनको वापस भेजने की तैयारी भी कर रहा है और इसके लिए थाईलैंड भी पूरी भूमिका निभा रहा है। जो ईरान की जवाबी रणनीति क्या है, उन्होंने कहा है कि हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। सभी विकल्प आप सोचकर देखिए, इट मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन की बात भी हो रही है। ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, जो कि जो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के लिए खतरा भी बन सकती है। हालांकि ईरान के पास भी बहुत सारी उसके पास वेपन्स बहुत ज़्यादा, हालांकि टेक्नोलॉजी कम है लेकिन वेपन्स बहुत ज़्यादा हैं ईरान के पास भी। भारत और बाकी देशों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारत के लिए जो मध्य पूर्व में जो लोग रहते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो भारतीय हैं प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत चिंता का विषय है। चाबहार बंदरगाह, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी परियोजना भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ईरान के द्वारा इन रास्तों को कभी भी बंद किया जा सकता है। ईरान इसके लिए धमकी भी दे रहा है, इससे पूरे विश्व पर ही इफेक्ट पड़ेगा। अभी वर्तमान स्थिति क्या है, ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान ने इसको हमले की निंदा की है, धमकी दी है, जवाबी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है। उसके बाद अमेरिकी जो सैन्य तैनाती कर दी गई है। अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर 40,000 सैनिक युद्धपोत फाइटर जेट्स वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स की तैनाती की गई है, जिससे क्षेत्र में और ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद परमाणु जोखिम ये भी देखने को मिल रहा है। जो IAEA ने चेतावनी दी, मतलब परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो उसने ये चेतावनी दी कि परमाणु स्थलों पर हमला करना परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि अभी तक रेडिएशन लीक होने की कोई बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो पूरे विश्व में, पूरे मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाह हो सकता है। अब हमारी जो सेकंड न्यूज़ है, इंडिया कुड अचीव क्वांटम कम्युनिकेशन यूजिंग सैटेलाइट बाय 2030 सेज IIT दिल्ली प्रोफेसर। तो IIT दिल्ली प्रोफेसर का बयान आया है कि इंडिया के पास उपग्रह को यूज़ करके 2030 तक जो क्वांटम संचार है उसको डिवेल्प कर लेगा, उसको अचीव कर लेगा। 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है। इसरो और जो भारत सरकार के क्वांटम प्रौद्योगिकी मिशन है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, उन्होंने आपस में कोलैब करके इसको 2030 तक जो क्वांटम संचार है उसको शुरू करने की एक योजना बनाई है। 2020 में इसरो ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया था, जो कि सुरक्षित संचार के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब कि इसको एक जो सेफ कम्युनिकेशन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको उसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है। क्वांटम संचार आखिर क्या होता है? एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि क्वांटम के जो यांत्रिक के सिद्धांत, विशेष रूप से
जो एंटेंगलमेंट होता है, क्वांटम उलझाव और सुपरपोजिशन का उपयोग करके जो सूचना है उसको सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है। मतलब कि भारत ने यहाँ से कोई सूचना अपनी जो स्पेस में भेजनी है तो उसको मतलब क्वांटम संचार के ज़रिए उसको सेफली पहुंचाया जाएगा, कोई उसको हैक नहीं कर पाएगा, कोई उसको लीक नहीं कर पाएगा। तो ये पारंपरिक संरचना से थोड़ी सी संचार से अलग है, क्योंकि क्वांटम बिट्स का उपयोग करता है जो कि प्रकाश के कणों के रूप में हो सकते हैं, मतलब फोटोन के रूप में होते हैं। उन बिट्स का यूज़ किया जाएगा इस कम्युनिकेशन में। इसके लिए विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। पहले क्वांटम संचार का जो है आम रूप है, जो दो पक्षों के बीच जो भी बातचीत होगी क्रिप्टोग्राफिक की साझा करने में सक्षम बनाया जाएगा, जैसे कि BB84 प्रोटोकॉल होता है उसको यूज़ करके। अब देखिए सुरक्षा, इसकी खास बात यह है कि कोई भी और व्यक्ति अगर संचार को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, हैक करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए जो क्वांटम अवस्था है वो बदल जाती है, हैकिंग का पता भी तुरंत लग जाएगा। उपग्रह आधारित संचार है, मतलब उपग्रह का जो उपयोग है लंबी दूरी के क्वांटम संचार के लिए किया जाता है। क्वांटम कीज को पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। अनुप्रयोग क्या है? सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन होगा, सैन्य संचार के लिए यूज़ होगा, बैंकिंग में, और भविष्य के जो भी इंटरनेट है उसके लिए ये आधार बन सकता है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? मौजूदा एनक्रिप्शन सिस्टम को तोड़ना या फिर सुरक्षित प्रणालियाँ बनाना। क्रिप्टोग्राफी मतलब है कि जो भी एनक्रिप्शन सिस्टम है, मतलब जो भी कोडिंग सिस्टम होता है उसको ख़त्म करके उसके बीच जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको निकालना, उसका डेटा लेना, और जो भी नई सुरक्षित प्रणालियाँ उसको बनाना। दवा का विकास, जटिल अणुओं का सिमुलेशन करके नई दवाएं डिज़ाइन करना, इसके लिए भी यूज़ हो सकता है। वित्त, पोर्टफोलियो ऑटोमाइजेशन और जोखिम विश्लेषण होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल को तेज़ी से प्रशिक्षित करना। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और रूट ऑटोमाइजेशन को बरकरार रखना। अब देखिए अगर ये क्वांटम संचार सक्सेसफुली हो जाता है 2030 तक, तो इसके लाभ क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो ये काफ़ी सुरक्षित होगा। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से क्रिप्टोग्राफिक जो कीज़ हैं वो अटूट होती है, मतलब कोई भी उनको जल्दी से डिकोड नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी हैकर ऐसा करने की कोशिश करता है, तुरंत ये जो सूचना होती है, जो अवस्था होती है क्वांटम की, वो बदल जाएगी, और जिससे ये पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति जो हमारे संचार को हैक कर रहा है। लंबी दूरी का सुरक्षित संचार है, काफ़ी लंबी दूरी, उपग्रह, मतलब यहाँ तक कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में भी ये कम्युनिकेशन होगा, लेकिन उसके अलावा ये स्पेस पर भी इनको मतलब यूज़ किया जा सकता है। हैकिंग से सुरक्षा होगी, कोई भी इसको आसानी से हैक नहीं कर पाएगा। भविष्य के जो क्वांटम नेटवर्क है उनका आधार बन सकता है, इंटरनेट की नींव रख सकता है, जो कि क्वांटम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए सक्षम होंगी। विशिष्ट अनुप्रयोग किए जा सकते हैं, सैन्य संचार के लिए अति सुरक्षा चैनल, बैंकिंग वित्तीय लेन देन में डाटा सुरक्षा, सरकारी संवेदनशील डेटा ट्रांसमिशन में जो प्राइवेसी होती है, तो ये सभी इसके लाभ हो सकते हैं। उन्नत तकनीक का विकास किया जाएगा, क्वांटम सेंसर और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी प्रगति होती है। तो इसी तरह मतलब इस क्वांटम कम्युनिकेशन को 2030 तक शुरू करने की योजना बनाई गई है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रैम्प्स अप ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूएस इन जून अमिड इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो इंडिया ने अपना जो ऑयल इंपोर्ट्स है रशिया एंड यूएसए के साथ बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ चुके हैं मध्य पूर्व कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा जो हमारा तेल आयात होता था वो ईरान से हो रहा था, लेकिन अभी ईरान के हालात ख़राब हो रहे हैं, और उन्होंने भी वैसे भी उन्होंने जो जलडमरू मध्य जो भी होर्मुज जो जलडमरू मध्य है उसको बंद करने की धमकी दे दी है। इससे क्या होगा कि पूरे विश्व में ही अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। पश्चिम एशिया में अस्थिरता, पता ही है आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है कि ईरान और इजराइल का युद्ध है वो काफ़ी पीक पर पहुंच चुका है, जिसमें अमेरिका भी घुस रहा है। इजराइल और हमास के बीच जो गाज़ा में युद्ध चल रहा था उससे क्षेत्रीय तनाव को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, जिसमें हिजबुल्ला और हौथी जैसे ईरान समर्थित समूहों की भूमिका ने इस स्थिति को और ज़्यादा जटिल कर दिया है। मतलब कि हालांकि ये स्थिति थोड़ी सुधर सकती थी, लेकिन ईरान के जो भी गुट हैं बाकी कंट्रीज़ में, हूथी या हिजबुल्ला लेबनान में या हमास, तो इन सभी से जो ईरान उनके संबंध अच्छे, और ईरान इन सभी गुटों का यूज़ कर सकता है अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए। तो आप लोकेशन सबसे पहले देख सकते हैं मैप में, ये है ईरान की लोकेशन। तो और ये है जलडमरू जो भी
हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, इसके थ्रू यहाँ से सीधा भारत का जो मुंबई पोर्ट है यहाँ से तेल इंपोर्ट होता था इस रास्ते से, तो अब इसको बंद करने की धमकी दी गई है। तो इसके अलावा हमें फिर ईरान से मतलब किसी और रास्ते से कोई भी तेल आयात नहीं हो पाएगा। तो फिर भारत ने इधर रशिया और यूएसए की तरफ रुख किया हुआ है। भारत और रूस के अगर हम संबंध की बात करें, ऐतिहासिक और रणनीतिक गहराई से भारत रूस के बीच काफ़ी पुराने संबंध हैं, जो कि जब सोवियत यूनियन हुआ करता था रूस, उस समय से चले आ रहे हैं। भारत का प्रमुख जो रक्षा आपूर्ति करता है वो रूस है, जिसने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे समझौते भी शामिल हैं। मतलब S-400 जो हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको रूस के द्वारा रूस से हमने खरीदा है भारत ने। दोनों देश ब्रिक्स और शंघाई जो कॉरपोरेशन है जैसे मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तेल आयात और आर्थिक सहयोग अभी जो देख रहे हैं हम 2 से 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया है, जो कि 2 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। रूस द्वारा छूट दी जा रही है $60 प्रति बैरल की पश्चिमी शुल्क सीमा जो है, मूल्य सीमा की नीचे की कीमतों ने रूसी तेल को भारत के लिए आकर्षक बनाया। मतलब कि रूस जो है वो थोड़ा डिस्काउंट दे रहा है भारत को। ये पश्चिमी एशिया के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में व्यवधानों से बचने की एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जो रूसी तेल है वैकल्पिक मार्ग जिसमें सुएज नहर या केप ऑफ गुड होप से होकर आता है। भू राजनीतिक संतुलन, रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष था उस समय भारत ने रूस के साथ संबंध अच्छे बनाए रखे हैं और मतलब कि न्यूट्रल रुख रखा है भारत ने, ना तो पूरा रूस की तरफ है और ना ही यूक्रेन की तरफ। अब इसी तरह ही इजराइल और ईरान में है, भारत ने ना तो अभी तक ईरान का साथ दिया है, मतलब ईरान को सपोर्ट किया और ना ही इजराइल को, बिल्कुल न्यूट्रल है भारत। भारत की ये जो नीति है ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग को प्राथमिकता देती है कि अगर हम किसी एक कंट्री का सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो व्यापार है वो बाधित हो सकता है। इसके अलावा कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं हमें भारत और रूस के संबंधों में, लेकिन जो फिर भी भारत और रूस के संबंध जो हैं थोड़े अच्छे हैं बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। भारत और अमेरिका के संबंध की बात करें तो जो रणनीतिक साझेदारी है भारत अमेरिका के बीच 21वीं सदी से संबंध जो हैं वो मजबूत हुए हैं, विशेष रूप से क्वाड के तहत। क्वाड में जैसे 4 कंट्रीज़ आती हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए इसको बनाया गया था। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार में सहयोग बढ़ा है, जैसे कि GE-414 जेट इंजन उसका सौदा किया और सेमीकंडक्टर सहयोग भारत ने अमेरिका से लिया है। तेल आयात में अभी वृद्धि हुई है, अभी इस महीने की बात है जून 2025 की, भारत ने अमेरिका से तेल आयात को मई के 2,80,000 बैरल से प्रतिदिन से, मतलब प्रतिदिन इतना बैरल आता था तेल, लेकिन अब कितना हो गया 4,39,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया है। और ये पश्चिम एशिया की जो अस्थिरता उसके बीच आपूर्ति विविधीकरण की रणनीति को दर्शाता है, क्योंकि अमेरिकी तेल स्रोत जो हैं भू राजनीतिक रूप से सुरक्षित है और हॉर्मुज़ पर निर्भर नहीं करते हैं। हॉर्मुज़ जो हमने देखी थी स्ट्रेट, उसके माध्यम से मतलब और कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार चल रहा है, लेकिन ये जो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार होगा वो हॉर्मुज़ के माध्यम से नहीं होगा और उसका एक अलग से रूट है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो स्टेल्थ फ्रिगेट है INS तमाल, वो कमीशन किया जाएगा 1 जुलाई को। तो ये न्यूज़ आ रही है, नौसेना में इसको तैनात किया जाएगा। एक तुशिल क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है, अत्याधुनिक तकनीक, मतलब इसमें काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, हथियार प्रणालियों से लैस है। भारतीय नौसेना का एक शक्तिशाली युद्धपोत बनाता है। इसका डिज़ाइन रूसी क्रिवाक क्लास फ्रिगेट्स पर आधारित है, जिसमें उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं और स्वदेशी उपकरण भी शामिल है। मतलब कि ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है, पूरी तरह से भारत ने इसको नहीं बनाया है, इसने रशिया के साथ मिलकर इसको बनाया है। इसकी अगर हम खासियत की बात करें तो इसका वज़न है 3900 टन और इसकी गति है 55 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 55 किलोमीटर 1 घंटे में ये चल सकता है।
एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ये सक्षम है। स्टेल्थ तकनीक से लैस है, युद्धपोत दुश्मनों की रडार पर नहीं आएगा। मतलब स्टेल्थ तकनीक क्या होता है कि खुद को छुपा कर रखना। स्टेल्थ मीन्स खुद को छुपाना। तो इसमें ये टेक्निक है कि कोई भी और जो भी युद्धपोत जो दुश्मन होते हैं उनकी रडार पर इसको मतलब कि इसको नहीं देखा जा सकता। ये खुद को छुपा कर रखने की इसमें टेक्निक है। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस है। उन्नत रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली शिटल मिसाइल भी इसमें लगी होंगी। मतलब कि ये पानी में रहकर भी हवा में अटैक कर सकता है। उन्नत माध्यम की दूरी की एंटी एयर और सरफेस गन इसमें शामिल होगी। ऑप्टिकली नियंत्रित निकट दूरी की तीव्र फायर गन प्रणाली, टारपीडो और रॉकेट भी शामिल होगा। अत्याधुनिक रडार सेंसर भी इसमें लगे होंगे। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए स्टेल्थ तकनीक क्या होती है कि खुद को छुपा कर रखना, जिससे कि दुश्मन की रडार पर मतलब दुश्मन को पता ना चले कि जो भी हमारा वेपन है, जो कुछ भी है वो कहाँ पर है। इसके शोर में कमी है। प्रणोदन प्रणाली और हल डिज़ाइन शोर को कम करते हैं, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी प्रभावशीलता बढ़ती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी हथियार प्रणाली होगी। सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें 400 किलोमीटर की रेंज तक वार करने की ताकत होगी। मतलब इसमें ये सक्षम होगा। 2.5 मैक की गति के साथ स्टिक हमले करने में ये कैपेबल है। उसके अलावा सतह से ही हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसमें डिप्लॉय किए जाएंगी, जैसे कि बराक 8 या और सक्षम मिसाइलें। हवाई खतरे, विमान, ड्रोन मिसाइल सभी से सुरक्षा प्रदान होगी। टॉरपीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट इसमें होगा। पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए टॉरपीडो लॉन्चर और RBW 6000 जैसे रॉकेट लॉन्चर इसमें शामिल होंगे। इसमें तोपें भी रखी जाएंगी, जैसे 100 मिलीमीटर या 76 मिलीमीटर की मुख्य तोप होंगी, जो कि सतह और हवा लक्ष्य पर प्रभावी है। साथ ही नज़दीकी रक्षा के लिए जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है, जैसे कि आकाश 630 है, तो इसको भी इसमें रखा जाएगा। मतलब इन सभी से लैस है। इसमें सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स कौन कौन से हैं। हमसा NG MK2 सोनार जो है स्वदेशी हल माउंटेड सोनार, जो कि पनडुब्बी का पता लगाने के लिए और ट्रैकिंग में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट उन्नत जैमिंग और काउंटर मेजर सिस्टम है, जो कि दुश्मन के रडार मिसाइलों को आसानी से पकड़ सकते हैं। रडार सिस्टम इसमें होगा मल्टी फंक्शन रडार, जो कि हवा और सतही लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और फिर उस पर अटैक कर सकता है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो भी विभिन्न हथियार हैं और सेंसर, उन सभी को यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल यहाँ से कमांड दी जाएगी और कंट्रोल भी किया जाएगा INS तमाल से। अब देखिए इसका स्वदेशी योगदान कितना है। 26% ये स्वदेशी सामग्री इसमें यूज़ की गई है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल, हमसा NG सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कई उपकरण इसमें शामिल हैं, जो कि भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी दर्शाते हैं। भारतीय नौसेना की डिज़ाइन विशेषता इसमें जहाज़ में भारतीय नौसेना की आवश्यकता के अनुसार, मतलब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया गया है। रूस के साथ हमारा जो समझौता था, उसके तहत पहला युद्धपोत जो INS तुशिल पिछले साल दिसंबर में यांतर शिप यार्ड में नौसेना में इसको शामिल किया गया था और फरवरी में देश में पहुंचा था। तुशिल और तमाल प्रोजेक्ट 1135.6 के उन्नत क्रिवाक 3 श्रेणी के युद्धपोत हैं। ये ऐसे 6 युद्धपोत पहले से ही हवा में हैं। इनमें से 3 जो हैं तलवार श्रेणी के हैं। मतलब जितने भी हमने जो युद्धपोत लिए हैं रूस से, तो उसमें 3 जो हैं तलवार श्रेणी के हैं। ये रूस के सेंट पीटरबर्ग के बाल्टिक शिप यार्ड से बनाए गए हैं। मतलब कि 26% तो भारत में बनी, मतलब भारत की जो सामग्री यूज़ हुई है, उसके अलावा बाकी जितना भी प्रोसेस है बनने का सारा रूस में हुआ है। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम अपने कल की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।